हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट्स की, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की और सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, जिसमें हमने जाना था कि एसआई सिस्टम क्या होता है। एसआई सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज़ जो आ रही हैं इन द फंडामेंटल यूनिट्स वो किस तरह से डिफाइंड है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो किस तरह से डिफाइंड है। नाउ आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दैट व्हाट आर आवर फंडामेंटल यूनिट्स, हाउ आर द फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइंड, फंडामेंटल यूनिट्स किस तरह से डिफाइंड है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम पहले ही बात कर चुके हैं दैट देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड देयर विल बी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ना किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू को एज अ यूनिट डिफाइन करने में एक प्रोसीजर अडॉप्ट करा जाता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो कि उसके प्रिसिशन को चेक करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए यूज़ करा जाता है। ये चेक करने के लिए यूज़ करा जाता है कि जिन फैक्टर्स पर हमारी डेफिनेशन, हमारा यूनिट डिपेंड कर रहा है वो खुद अपने आप में बहुत एक्यूरेट हैं, दे आर वेरी स्टेबल, जो किसी भी फैक्टर के साथ चेंज नहीं कर रहे हैं। सो ये जो प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। ऑल्सो प्रेजेंट डेट में हम किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू, किसी भी फंडामेंटल यूनिट की जो डेफिनेशन देख रहे हैं, दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस विच हैज़ बीन मेड ओवर टाइम। जिस समय पर जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उसके बेसिस पे मेजरमेंट्स करे जाते हैं, फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन पर हम लोग अराइव करते हैं। नाउ ये जो प्रोसेस है इसमें कई बार टेक्नोलॉजी के बदलने की वजह से, फैक्टर्स में इम्प्रोवाइजेशन होने की वजह से इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, उस डेफिनेशन को रीडिफाइन करा जाता है, रिवाइज करा जाता है। सो बेसिकली किसी भी डेफिनेशन के पीछे, फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन के पीछे एक हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, एक बैकग्राउंड इन्वॉल्व होता है। सो हम उसको भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली दैट हाउ आवर फंडामेंटल यूनिट्स आर डिफाइंड। मास के लिए एसआई सिस्टम में यूनिट डिफाइंड है किलोग्राम। The kilogram is equal to the international prototype of the kilogram, a platinum iridium alloy cylinder kept at the International Bureau of Weights and Measures at Sivers near Paris in France. सो बेसिकली किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का एक सिलेंडर बनाया गया जिसका कि मास एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 kg रहेगा। This has been kept at the International Bureau of Weights and Measures. There is a center where all these units have been kept, and that center is the International Bureau of Weights and Measures, जो कि सीवर्स में है, near Paris in France. This definition was given in the year 1889. स्टूडेंट्स, प्लैटिनम और इरिडियम अलॉय का इस तरह से एक सिलेंडर बनाया गया। दिस इज मेड अप ऑफ द प्लैटिनम इरिडियम अलॉय, और इस सिलेंडर को इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में रखा गया। ना सिंस ये एक स्टैंडर्ड की तरह काम कर रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी वैल्यू एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पर 1 kg ही मेंटेन रहे, इसका जो मास है वो 1 kg ही मेंटेन रहे। सो इस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए इसे कुछ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के चेम्बर में रखा जाता है। देयर इज अ सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर विच इज़ मेंटेन इन अ चेम्बर, जिसमें कि इस अलॉय सिलेंडर को रखा जाएगा। वहाँ पे किसी तरह की कोई ह्यूमिडिटी नहीं होगी, सो दैट नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, और इसका मास इतना ही मेंटेन रहेगा। Now platinum iridium alloy has been used because it is very stable, there will be no reaction and hence the mass will remain same. Second thing is that ये definition year 1889 में दी गई थी, तब से इस definition में कोई revision नहीं करा गया है, it is working as it is. There are many reasons, it is very accurate, बहुत accurate definition है, प्रिसाइज है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ा, इसका मास एक्यूरेटली 1 kg आता है। दैट्स वाई दिस डेफिनेशन इज़ वर्किंग वेल सिंस 1889. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मास, द किलोग्राम. नाउ वील डिस्कस मीटर. फॉर लेंथ वी हैव मीटर. 1 meter is defined as the distance traveled by the light in vacuum in 1/299,792,458 second is called as 1 meter, and this definition was given in 1983. स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम बात कर रहे हैं कि लाइट ने इतने अमाउंट ऑफ टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 मीटर। सबसे पहली डेफिनेशन जो मीटर के लिए दी गई वो थी 1792 में, जब बोला गया कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 मिलियंथ, दिस क्वांटिटी इज 10 मिलियन, so it is equal to 10 millionth part of the distance between the north pole and the equator. Our earth is like this,
वी हैव नॉर्थ पोल ओवर हियर, टॉप मोस्ट पॉइंट पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे है साउथ पोल, इन द मिडल वी हैव इक्वेटर। सो नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको माना गया 10 मिलियन मीटर्स। सो इस डिस्टेंस का जब 10 मिलियंथ हिस्सा, 10 मिलियंथ पार्ट कैलकुलेट करा गया तो जो डिस्टेंस निकल के आई दैट वाज इक्वल टू 1 मीटर। दिस वॉज गिवन इन 1792। उस बेसिस पे जो टेक्नोलॉजी और मेजरमेंट्स अवेलेबल थे उनके बेसिस पे फिजिसिस्ट ने ये डेफिनेशन दी। उसके बाद में दूसरी डेफिनेशन आई, उसको जानते हैं। मॉडिफिकेशन के हिसाब से 1 मीटर वॉज कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू फाइन लाइन्स एनग्रेव्ड नियर द एंड्स ऑफ द प्लैटिनम इरिडियम अलॉय बार स्टैंडर्ड मीटर बार विच वॉज केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। मास की डेफिनेशन में हमने देखा दैट एक अलॉय प्लैटिनम इरिडियम का एक अलॉय सिलेंडर बनाया गया जिसका कि मास 1 kg था और एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे इट वॉज मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ अ सर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी विच वॉज मेंटेन्ड इन दैट चेम्बर। ना उस ही अलॉय का एक स्टैंडर्ड मीटर बार बनाया गया और उसके दोनों एंड्स के पास 2 फाइन लाइंस एनग्रेव करी गई जिनके बीच के डिस्टेंस को बोला गया इक्वल टू 1 मीटर। इस तरह से वी कैन से दैट एक बार बनाया गया जिसको बोला गया स्टैंडर्ड मीटर बार विच वॉज मेड अप ऑफ द प्लैटिनम एंड इरिडियम अलॉय और इसके एंड्स के पास 2 फाइन लाइंस एनग्रेव करी गई जिनके बीच के डिस्टेंस को बोला गया इक्वल टू 1 मीटर एंड इट वॉज केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एज अ स्टैंडर्ड। ना ये हुआ मॉडिफिकेशन। सबसे पहले डेफिनेशन हमने देखी वॉज डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल और ये डेफिनेशन आई जो कि स्टैंडर्ड मीटर बार के बेसिस पर दी गई। तीसरी डेफिनेशन आई जो कि वेवलेंथ पर डिपेंडेंट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन करा गया हायर प्रिसिशन के लिए अ ग्रेटर प्रिसिशन वैल्यू फॉर 1 मीटर के लिए किया गया जिससे एक मोर प्रिसाइज वैल्यू निकल कर आए। ये जो डेफिनेशन थी इट वॉज डिपेंडेंट अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसके हिसाब से 1 मीटर इज इक्वल टू 1650763.73 वेवलेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर ऑरेंज रेड लाइट एमिटेड बाय द एटम्स ऑफ क्रिप्टॉन 86 इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब। स्टूडेंट्स वेव जो है उसमें एक फैक्टर आता है वेवलेंथ। अगर हम एक वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो किन्हीं भी 2 कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस आता है दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ। ये 2 पॉइंट्स हैं, दीज आर द 2 कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द एडजेसेंट वेव्स, दीज आर द 2 कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द एडजेसेंट वेव्स। इनके बीच के डिस्टेंस को बोला जाएगा वेवलेंथ, इनके बीच के डिस्टेंस को भी बोला जाएगा वेवलेंथ। सो यहाँ कहा गया कि जब इतनी नंबर ऑफ द वेवलेंथ एक पर्टिकुलर ऑरेंज रेड लाइट की जो कि क्रिप्टॉन 86 के एटम से एमिट हो रही है, जब इतना डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा और उसको मेजर करा जाएगा तो जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर। स्टूडेंट्स गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो एक एनक्लोज्ड ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिप्टॉन 86 के एटम्स को लो प्रेशर पर रखा गया, उसके अंदर फिल करा गया ना। उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये एटम्स एक्साइट हो जाएंगे, दे विल गेट एक्साइटेड, गो टू द हाई एनर्जी लेवल। व्हेन दे रिटर्न बैक दे विल रिलीज द एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ light, in the form of radiation, when it is a particular orange red colored light and it covers this much of the wavelength and we measure that distance, then it comes out to be equal to 1 meter. Students, अगर इतने distance को for example हम बोलें equal to 1 wavelength, सो जब इतनी नंबर ऑफ द वेवलेंथ्स ये वेव कवर कर लेगी और उस पूरे डिस्टेंस को फॉर एग्जांपल से यहाँ तक हम मेजर करेंगे तो जो डिस्टेंस निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर।
इस डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन करा गया फॉर द सेक ऑफ प्रिसिशन, फॉर हाई प्रिसिशन वैल्यू फॉर 1 मीटर, और फिर उसके बाद हमारी फाइनल डेफिनेशन आई विच वॉज गिवन इन 1983। अब देखते हैं कि वो डेफिनेशन कैसे आई, उस तक हम कैसे पहुँचे। सो फाइनल डेफिनेशन आई 1983 में, जिसके बाद अभी तक कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, अकॉर्डिंग टू विच, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में देखा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 सेकेंड। स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन है स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंडेंट है, बिकॉज आफ्टर द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज गिवन, द मेजरमेंट फॉर द स्पीड ऑफ लाइट बिकेम वेरी एक्यूरेट, इट्स वैल्यू केम आउट टू बी वेरी प्रिसाइज, बहुत प्रिसाइज वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की आ रही थी। दूसरी चीज़ ये कि स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो हर जगह सेम थी, इट वॉज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। सो इस वजह से अगर डेफिनेशन स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, सो इट विल बी द सेम एवरीवेयर, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल बी वेरी प्रिसाइज। So it made sense to base our definition upon the speed of light. So ये आई फाइनल डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है टाइम, जिसके लिए सेकंड आता है। लेट्स लर्न अबाउट दैट। टाइम से रिलेटेड दो एस्पेक्ट्स हैं, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स फॉर टाइम। पहली चीज़ ये कि वी हैव अ क्लॉक, वी हैव अ वॉच, हम अपने पास एक घड़ी रखते हैं, जिस वजह से हम अपना जो भी रूटीन वर्क है उसको एक सीक्वेंस में ऑर्डर कर सकें, उसको डिफाइंड टाइम पर अपने काम कर सकें। दूसरा है साइंटिफिक, वी वॉन्ट टू नो दैट फॉर हाउ लॉन्ग डिड एन इवेंट लास्ट, यानी कि किसी भी इवेंट की ड्यूरेशन जो है वो कितनी थी, उसको जानना जो है वो एक साइंटिफिक एस्पेक्ट में आ जाता है। एनी टाइम स्टैंडर्ड मस्ट बी एबल टू आंसर 2 क्वेश्चंस, दैट व्हेन एन इवेंट हैपेंड and for how long did it last. Now any phenomena which repeats itself after a certain period of time is a possible time standard. अगर कोई भी फिनोमिना अपने आप को एक डिफाइंड टाइम के बाद में रिपीट कर रहा है तो वो एक टाइम स्टैंडर्ड की तरह सर्व करेगा। 24 आवर का जो रोटेशन है अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट, इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर ओवर सेंचुरीज टू डिटर्मिन द लेंथ ऑफ द डे। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, जिसके लिए वो 24 आवर्स का टाइम लेता है। वी हैव द सनराइज, वी हैव द सनसेट, वी हैव अ 12 आवर पीरियड फॉर द डे एंड अ 12 आवर पीरियड ऑफ द नाइट। आफ्टर दैट वी अगेन हैव द सनराइज। सो इस तरह से एक लेंथ ऑफ द डे को डिटर्मिन करने के लिए जो है वो अर्थ का रोटेशन यूज़ करा जा रहा है फॉर ओवर सेंचुरीज, बट इट इज़ नॉट अ वेरी प्रिसाइज मेथड एज वी कैन सी। सो वी नो दैट वी हैव सो मैनी क्लॉक्स एंड वॉच एंड एवरीथिंग। सो टाइम स्टैंडर्ड को डिफाइन करा गया कुछ इस तरह से। सेकेंड को डिफाइन करने के लिए बताया गया दैट सेकेंड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 periods of the radiation corresponding to the transition between the 2 hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 atom, and this definition was given in 1967. सो अब इसको समझने की कोशिश कर स्टूडेंट्स, किसी भी एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर इस तरह से हम एक एटम को रिप्रेजेंट करें तो उसके सेंटर पर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अलग अलग ऑर्बिट्स में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं उसके अराउंड। इस इलेक्ट्रॉन के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अगर किसी मीन्स से हम इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एक्सेस एनर्जी, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक करंट पास करके इसको हम थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी दे दें, देन दिस इलेक्ट्रॉन विल लीव इट्स ओन ऑर्बिट एंड इट विल गो टू अ हायर ऑर्बिट, ये एक हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। बट किसी भी ऑर्बिट में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही अलाउड होते हैं विच हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द नेचर। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल अगेन कम बैक टूवर्ड द लोअर एनर्जी and the excess of energy will be released in the form of the radiation, in the form of the light. So अगर ये 2 लेवल्स हैं एनर्जी के, इस तरह से हमने शो करे, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ गया, उसके बाद में एक्सेस एनर्जी मिलने के बाद ये यहाँ चला गया। इसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही अलाउड थे, बिकॉज ऑफ विच इट विल कम बैक ओवर हियर एंड दिस एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म of light. Now if by any means we provide a continuous supply of energy, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एक continuous supply of energy दे दें, यानी कि continuously इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन 2 लेवल्स के बीच में ऑक्सीलेट करेगा।
इट विल बी हियर, इट विल गो हियर, इट विल अगेन कम बैक हियर। ये ऑक्सीलेट करेगा इन दो लेवल्स के बीच में, जिस वजह से ये जो लाइट दिखने का जो फिनोमिना है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में हमको बार बार देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी हमने बात करी थी, एनी फिनोमिना विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल विल सर्व एज अ पॉसिबल टाइम स्टैंडर्ड। अगर कोई भी फिनोमिना एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है तो वो एक पॉसिबल टाइम स्टैंडर्ड की तरह सर्व करेगा। सो ये जो लाइट का दिखना, ना दिखना और फिर दोबारा दिखना, ये जो प्रोसेस है, लाइट, नो लाइट, देन अगेन लाइट विल बी देयर, दिस इज सर्विंग एज अ स्टैंडर्ड, दिस विल सर्व एज अ स्टैंडर्ड फॉर आवर मेजरमेंट, because there is a certain time period, every light has a fixed frequency, it has a certain time period after which we will be able to see the light. लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी है, कुछ टाइम पीरियड है जिसके बाद में हमें वो लाइट दोबारा देखने को मिलेगी, विच हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द नेचर। सो इसी को हमने बेसिस बनाया अपने टाइम को मेजर करने का, सेकेंड को मेजर करने का। नाउ हमने बात करी यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की। स्टूडेंट्स, किसी भी एटम के पास, जैसे हमने डिस्कस करा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनका एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। सो दिस फिक्स्ड एनर्जी लेवल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट एटम। इस लाइट नो लाइट फिनोमिना को, ये जो इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीलेशन था, इस फिनोमिना को हमने एक स्टैंडर्ड की तरह यूज़ करा सेकेंड को मेजर करने के लिए। फिर हमने कहा दैट सेकेंड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दिस मच पीरियड्स of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 atom। सीजियम का ग्राउंड स्टेट जो है उसमें दो हाइपरफाइन लेवल्स हैं, जिसको फॉर एग्जांपल हमने इससे शो करा है। इनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, जिस वजह से हमें एक रेडिएशन यानी कि लाइट ऑब्जर्व करने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। सो ये बोला गया दैट जब इतने पीरियड्स ऑफ radiation corresponding to this transition हो जाएंगे, when this much number of the periods of the radiation will be completed and we measure that duration, then it will come out to be equal to 1 second। यानी कि इस ट्रांजिशन की वजह से जो रेडिएशन हमें देखने को मिल रही है उसका एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, जैसे किसी भी लाइट की होती है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है विच हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द नेचर, जिसके बाद वो लाइट हमें दोबारा देखने को मिलेगी। सो इसका जो 9192631770 पीरियड्स जब कंप्लीट हो जाएंगे और उस ड्यूरेशन को जब हम मेजर करेंगे, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1 सेकेंड। So this is the definition for second, which is again dependent upon the radiation, upon the light. Electric current, for electric current the SI unit is ampere, written with a capital letter of A as the symbol. The ampere is that constant current which, if maintained in the two straight parallel conductors of infinite length and negligible cross section placed 1 meter apart in vacuum, would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton per meter, and this definition was given in 1948. Students, दो straight infinite length के कंडक्टर्स को, करंट कैरिंग कंडक्टर्स को अगर पैरेलल रखा जाए और उनमें 1 एम्पियर की करंट उन दोनों कंडक्टर्स में मेंटेन करी जाए सेम डायरेक्शन में, उनके बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर रखा जाए, तो जो फोर्स उनके बीच प्रोड्यूस होता है दैट फोर्स इज इक्वल टू 2 into 10 raised to the power minus 7। यानी कि 1 एम्पियर जो है वो एक ऐसी करंट है जो दो इनफाइनाइट लेंथ के पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स विच आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर दूरी पे रखे हैं, उनमें जब ये करंट मेंटेन करी जाएगी तो वो एक इतना फोर्स प्रोड्यूस करेगी। करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको बोला जाएगा इक्वल टू 1 एम्पियर व्हेन द फोर्स इज इक्वल टू दिस प्लेस्ड इन वैक्यूम। सेकेंड थिंग इज दैट इट विल हैव अ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन। अगर इस तरह से दो कंडक्टर्स हैं, इनकी लेंथ इनफाइनाइट है, दोनों स्ट्रेट हैं, पैरेलल रखे गए, इनके बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर रखा गया, इनमें सेम डायरेक्शन में एक करंट मेंटेन करी गई इक्वल टू 1 एम्पियर, तो जो इनके बीच फोर्स आएगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू
2 into 10 raised to the power minus 7 Newton per meter. This current will be in the same direction. ये वैक्यूम में रखा गया है. इन दोनों कंडक्टर्स का जो क्रॉस सेक्शन है इट विल बी अ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन मतलब अगर किसी भी वायर को हम लें और उसे बीच से काट दें तो जो सरफेस एरिया, जो एरिया हमको देखने को मिलेगा उसको बोला जाएगा उसका क्रॉस सेक्शन. कंडक्टर्स एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है दैट अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट, विच अलाउज द चार्ज टू पास थ्रू इट. So the ampere is that constant current which, if maintained in the two straight parallel conductors of infinite length and negligible cross section placed 1 meter apart in vacuum, would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton per meter, and this definition was given in 1948. So this is the definition for current. Next physical quantity will be for the thermodynamic temperature. Thermodynamic temperature, for which the SI unit is Kelvin, K. The Kelvin is 1 by 273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. 1 Kelvin is equal to, अगर हम temperature for the triple point of water लें और उस टेम्परेचर का 273.16 पार्ट कैलकुलेट करें तो जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1 केल्विन. Now triple point of water is a particular single combination of temperature and pressure at which the three states of water coexist in equilibrium. The three states of water are solid, liquid, gas. Solid means ice, liquid means water, and gas means vapor. So when ice, water and vapor coexist with each other in equilibrium, then there is a particular temperature and a particular pressure which is called as the triple point of water. उसका जब हम 273.16 हिस्सा लेंगे तो 1 केल्विन टेम्परेचर निकल कर आएगा. Now this triple point of the water is actually itself equal to 273.16 Kelvin or 0 degree Celsius. The pressure will be 0.006 atmospheres. So इसका जब हमने 273.16 हिस्सा लिया so 1 केल्विन निकल कर आएगा. ना इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझने के लिए अगर हम एक कंटेनर में पानी लें और उसमें आइस को डिज़ोल्व करें और आइस कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो, एट द सेम पॉइंट उसका जो प्रेशर है उसको रिड्यूस कर दें, देन वी कैन सी द वेपर्स आर ऑल्सो गेटिंग फॉर्म्ड. सो उस पॉइंट पे कहा जा सकता है दैट इट इज़ द ट्रिपल पॉइंट बिकॉज ऑल द थ्री स्टेट्स आर को एग्जिस्टिंग विद ईच अदर in equilibrium. So when we take this value we get 1 Kelvin of thermodynamic temperature. Physical quantity is amount of substance for which we have mole as the unit, written as MOL in small letters. The mole is that amount of the substance of a system which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kg or 12 gram of carbon 12 isotope, and this definition was given in 1971. Amount of substance की जब भी हम बात करेंगे so it is important to specify the elementary entity which we are talking about. We are talking about atoms, ions, molecules, electrons. Whatever we are talking about we need to specify that, and that number is taken into consideration. उनका जो number है it is taken into consideration. So mole is the amount of substance of a system which contains as many elementary entities as there are atoms in 12 gram of carbon 12 isotope. 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप को जब लिया जाएगा और उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको काउंट किया जाएगा, that number will be equal to the number of elementary entities which are present in 1 mole, which is the unit for the amount of the substance. Again I would like to tell that if we take 12 gram of the carbon 12 isotope and we count the number of the atoms which are present in that 12 gram of carbon 12 isotope, then that number will be equal to the number of elementary entities which are present in 1 mole amount of substance of a system.
Now this number, that 1 mole is equal to the number of elementary entities in 1 mole is equal to the Avogadro number, which is equal to 6.022045 into 10 raised to the power 23, and this has an accuracy of, now this number of atoms in 12 gram of carbon C12 isotope is called as the Avogadro constant, which is equal to 6.022045 into 10 raised to the power 23. This is the number of atoms which are present in 12 gram of carbon 12 isotope or in 1 mole amount of a substance. This has an uncertainty of 0.000031 into 10 raised to the power 23. So this is how the amount of substance is defined in terms of mole, and this is widely used in chemistry. Luminous intensity, स्टूडेंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट की चमक को डिफाइन करने के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बताया जाता है। जैसे डिस्टेंस को या दूरी को बताने के लिए मीटर यूज़ करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ की भार को बताने के लिए, उसके मास को बताने के लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं, वैसे ही उसकी चमक को, उसके ग्लो को बताने के लिए कैंडला को यूज़ करा जाता है। कैंडला, जैसा कि हमें नाम से लग रहा है, ये नाम खुद कैंडल से डिराइव किया गया है। कैंडला इज़ एक्चुअली अ लैटिन वर्ड फॉर कैंडल। एक कॉमन वैक्स कैंडल को अगर हम देखें तो उसका जो ब्राइटनेस होता है, उसका जो ग्लो होता है, जो उसकी चमक होती है, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1 कैंडला। लेकिन इस तरह से अगर डेफिनेशन दी जाए तो इट विल बी इनअप्रोप्रिएट, बिकॉज कई सारी चीज़ें जो हैं वो अनस्पेसिफाइड हैं। सो एक अप्रोप्रिएट प्रॉपर डेफिनेशन दी गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडला के लिए, अकॉर्डिंग टू विच द कैंडला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स the monochromatic radiation of the frequency 540 into 10 raised to the power 10 hertz, and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watt per steradian, and this definition was given in 1979. जैसा कि अभी हमने बताया दैट कॉमन एक वैक्स कैंडल अगर लें तो उसका जो चमक है, उसकी जो चमक निकल के आती है, दैट इज़ इक्वल टू 1 कैंडला। ना वो थिकनेस उस कैंडल की कितनी होगी, वो किस डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रही है, उस लाइट का ग्लो कितना है, कितना पावर एमिट कर रही है, ये सारी चीज़ें अनस्पेसिफाइड थी। किस तरह की लाइट वो दे रही है। सो इन सब चीज़ों को जब स्पेसिफाई कर दिया तो हम अपनी डेफिनेशन तक पहुँच गए। नाउ कॉमन वैक्स कैंडल, एक जो सिंपल वैक्स कैंडल होती है, उसकी जो येलो लाइट है दैट इज़ सेम एज दैट ऑफ द येलो लाइट विच इज़ एमिटेड बाय अ सोडियम वेपर लैम्प। सो उसकी फ्रीक्वेंसी का हमें यहाँ से पता चला, द फ्रीक्वेंसी फॉर दैट विल बी इक्वल टू 540 into 10 raised to the power 10 hertz, which is the yellow frequency for the yellow light of the sodium vapor lamp. First thing is fixed from here. दूसरी चीज़ है कि ये जो कलर है इस लाइट का, दैट विल बी अ प्योर कलर, मीन्स इट विल बी अ प्योर फ्रीक्वेंसी, इट विल नॉट बी मिक्सड विद एनी अदर कलर, एंड हेंस इट विल बी अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमैटिक मीन्स अ सिंगल फ्रीक्वेंसी रेडिएशन. So we fix the frequency, we fix that it is not mixed with any other color. Now next thing we want to know that how much bright is the light. सोडियम वेपर लैम्प जो है, अगर हम 100 वाट का लें तो उसका ग्लो कम होगा, 200 वाट में उससे ज़्यादा होगा, 1000 वाट में बहुत ज़्यादा होगा। सो उस ग्लो को हमने फिक्स करा। कैसे फिक्स करा? हमने कहा दैट 1/683 वाट विल बी द पावर ऑफ दैट सोडियम वेपर लैम्प। सो इस तरह से हमने उसका ग्लो फिक्स करा। नेक्स्ट है कि उस लाइट के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करा गया, उस लाइट के डायरेक्शन को फिक्स करा गया। एक कॉमन बर्थडे कैप अगर हम देखें, सिंपल एक बर्थडे कैप को देखें तो वो एक सर्कल, एक इस तरह से कोन बनाती है, विच कैन बी सेड टू बी इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। सो डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में कितना पावर एमिट हो रहा है उसको बताने के लिए कहा गया दैट 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल में जो पावर एमिट हो रहा है दैट इज़ इक्वल टू 1/683 वाट। सो इस तरह से हमने लाइट का कलर, लाइट की फ्रीक्वेंसी, उसका एक सिंगल कलर दैट इज़ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, कितना पावर वो एमिट कर रहा है, कितना ग्लो उसके अंदर है, किस डायरेक्शन में कितना ग्लो है, ये सारी जब चीज़ें फिक्स कर दी, देन वी अराइव्ड एट आवर डेफिनेशन विच सेज दैट द कैंडला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी in a given direction of a source that emits monochromatic radiation of the frequency
540 into 10 raised to the power 10 hertz, and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watt per stay-radian. सो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की चमक को एक यूनिट जो कि कैंडला है उसके टर्म्स में बता सकते हैं। जैसे हम डिस्टेंस को मीटर के टर्म्स में बताते हैं, वैसे ही हम चमक को कैंडला के टर्म्स में बता सकते हैं। दिस डेफिनेशन वाज गिवन इन 1979. So this was all for today's lecture, students. Do join the next class for the next topic. Thanks for watching.